आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बहुत क्रूशियल टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बच्चों बिटसैट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कवर करता है। आपको कुछ पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें कुछ वर्ड्स, कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, इटैलिक कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक सेंटेंस जो होता है इंग्लिश का, उसमें ग्रामर हर एक चीज फ्लुएंट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। Hello students, welcome to Alan Online and welcome to English BitSat series. जैसे कि आपको पता है हम लेक्चर 5 पे आ चुके हैं और पुराने 4 लेक्चर्स मुझे लगता है आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। अभी तक हमने कौन कौन से लेक्चर्स पढ़े हैं? हमने अभी तक आइडेंटिफाइंग एरर वाले टॉपिक कवर कर लिया, हमने वर्बल एबिलिटी पे सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हमारा आरसी भी हमने कवर कर लिया है, राइट? और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बहुत क्रूशियल टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बच्चों बिटसैट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कवर करता है। आपके पास आपके 30 मार्क्स आपकी मुट्ठी में होंगे अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो। मुझे पता है कि एडवांस की एग्जाम में आप बहुत जल्दी से जुट गए होंगे और बहुत लगकर पढ़ रहे होंगे, लेकिन बिटसैट भी एक क्रूशियल एग्जाम है और आई एम श्योर अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ढंग से कर ली तो आपके लेवल अप स्कोर इजीली हो जाएंगे, ठीक है? तो दिन भर प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रैक्टिस करिए, मैं तो यही कह रही हूं, दिन भर भी नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन फ्यूचर, राइट? एंड अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बहुत क्रूशियल टॉपिक है एंड दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन की हम पहले बात करते हैं तो आप जब अपने जूनियर क्लासेस में थे तब आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा ही था। तो दैट इज द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे कि आपको एक्टिव और पैसिव के कुछ रूल्स टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि बिटसैट के एग्जाम में जनरली 1 या 2 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस से या पैसिव वॉइस से आ ही जाते हैं। कमिंग अपॉन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी एक टाइप ऑफ आइडेंटिफाइंग एरर वाला ही पार्ट है, पर थोड़ा सा थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है, थोड़ा डिफरेंट वे में है। क्या करते हैं हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में? लेट्स सी, वी विल सी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सबसे पहले हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे, फिर हम वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बच्चों क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको कुछ पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें कुछ वर्ड्स, कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, इटैलिक कर देंगे, और आपको क्या करना है, उस अंडरलाइंड वर्ड को उसको कंप्लीटली करेक्टली रिफ्रेज करना है। ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको उसको करेक्ट आंसर चूज करना है जो वो अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट कर सके या सेंटेंस को इंप्रूव कर सके, ठीक है? जैसे आपने आइडेंटिफाइंग एरर पढ़े थे, आइडेंटिफाइंग एरर में क्या होता था कि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि कौन से सेंटेंस में या कौन से पार्ट के अंदर मिस्टेक है। यहां पे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होगी वो मिस्टेक, बस आपको उसको करेक्ट करना है, उसका करेक्ट वाला फ्रेज चूज करना है आपके ऑप्शंस के अंदर। यू हैव टू रीफ्रेज दैट ऑप्शन, गॉट इट? एंड दैट इज व्हाट यू कॉल सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब इसके लिए हमें क्या जरूरी है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं टू टैकल सच वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम? व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स? लेट्स सी, यस, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इन बिटसैट। Understand the sentence first. Read the complete sentence carefully before pondering over the options. तो सबसे पहले हमें रीड करना है कंप्लीट सेंटेंस को। सबसे पहले ये नहीं कि हम ऑप्शंस पे डायरेक्ट आ जाएंगे, पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस हियर। नेक्स्ट, स्पॉट द ग्रामर एरर्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन टेंस कंसिस्टेंसी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन।
बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको आइडेंटिफाइंग एरर में भी ये बात बताई थी कि अगर आपके ग्रामर के पिलर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप आराम से एरर स्पॉटिंग वाला पार्ट कवर कर सकते हो। ऐसे ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी यही सेम थिंग है। अगर आपका ग्रामर के पिलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द रूल्स ऑफ द ग्रामर, आप इजीली सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट सॉल्व कर पाओगे। So make your grammar strong. Grammar is the core of such kind of questions. Right? Next. Check the clarity of the sentence. One need to understand that a pure sentence is grammatically correct. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक सेंटेंस जो होता है इंग्लिश का, उसमें ग्रामर हर एक चीज फ्लुएंट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तभी वो सेंटेंस करेक्ट होता है, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस। ट्रस्ट योर सेल्फ, इट मीन्स ट्रस्ट योर ईयर। जनरली क्या होता है, एक गेस मूव भी होता है, एक इंट्यूशन भी होता है हमारे अंदर इंग्लिश को लेकर। जब हम कोई सेंटेंस रीड करते हैं तो हमें अपने आप समझ आने लगता है कि ये सेंटेंस या पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना एजुकेटेड गेस लेते हैं एंड यू मार्क द करेक्ट आंसर। थोड़ा अपने गेस से ही कर लेते हैं, सिक्स सेंस से ही कर लेते हैं। So trust your ear. Sometimes reading sentence loudly or softly can help you decipher, judge the mistake. तो जब आप धीरे धीरे उसको रीड करते हो तो आपको समझ आता है कि इस पार्ट में मिस्टेक है और इसका करेक्ट पार्ट ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमिनेशन प्रोसेस। ये मैं आपको पहले भी बोलती आई हूं कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करो, स्टार्ट करो। रूल आउट ऑप्शंस विद ऑब्वियस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ऑब्वियस, आपको पता है कि ये 4 ऑप्शन में ये 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें ग्रामर की मिस्टेक है और ये गलत है, तो उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो, करेक्ट आंसर अपने आप पॉप आउट हो जाएगा। एंड लास्टली, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द ओनली की। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया लगेगा और उतना ही आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। राइट, ओके, हम अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको फेस करने पड़ेंगे। Direction. In the following questions, choose the alternatives which is an improvement upon the underlined one. If your answer is none of the 3 options, then choose no improvement option. ठीक है, जनरली नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन भी दे देते हैं। अगर आपको लगता है कि 3 ऑप्शंस में से आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर वो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंडरलाइंड फ्रेज को वापस से रीफ्रेज करना है करेक्टली। लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। लगेज कैन बी कवर्ड फॉर लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। यहां पे फॉर में मिस्टेक बताई गई है, आपको इस फॉर वाले पार्ट को करेक्ट करना है। कौन से पर्टिकुलर प्रेपोजिशन से? यहां पे प्रेपोजिशन वाली मिस्टेक है, अब आपको यहां पे करेक्ट करना है। What is the right preposition to be used here? Let's ponder over the options. चलिए, अगर हम नो इम्प्रूवमेंट की बात करें, पहले डी से लेते हैं। अगर हम नो इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो कवर्ड फॉर, तो कवर्ड फॉर एक रॉन्ग फ्रेज है जब हम लॉस और एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन। यहाँ पे प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस से रिलेटेड बात हो रही है। तो कवर्ड फॉर इज द रॉन्ग फ्रेज फॉर सच काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस के लिए कवर्ड फॉर एक रॉन्ग फ्रेज है। नाउ कवर्ड थ्रू, कवर्ड थ्रू पे बात करेंगे तो कवर्ड थ्रू का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ। कवर्ड थ्रू लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल बाय मीन्स ऑफ, अगेन नॉट फिट। ये भी सेंटेंस के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है। कवर्ड अप, अप यूज करते हैं। लगेज कैन बी कवर्ड अप, लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। कवर्ड अप का मतलब क्या होता है, टू हाइड समथिंग। कवर्ड अप मीन्स टू हाइड समथिंग। जनरली इन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट हम इसको यूज करते हैं। ही कवर्ड अप माई मिस्टेक्स, ही हिड माई मिस्टेक्स, मेरी मिस्टेक्स को छुपा लिया। तो ये भी यहां पर एप्ट नहीं है, नॉट फिट। अब हम बात करेंगे अगेंस्ट की। लगेज कैन बी कवर्ड अगेंस्ट लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। कवर्ड अगेंस्ट कब यूज होता है, ये एक स्टैंडर्ड फ्रेज है और कवर्ड अगेंस्ट का यूज जनरली प्रोटेक्शन इंश्योरेंस के केस में ही यूज होता है।
प्रोटेक्शन फॉर व्हाट? प्रोटेक्शन फॉर लॉस एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। ठीक है, तो जब हम कोई भी लॉस एक्सीडेंट या इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? कवर्ड अगेंस्ट। सो दैट विल बी द एप्ट आंसर एंड योर आंसर इज C. Understood? Is it clear? Let's move to next question. She did not like the movie, nor I did. Nor did I, nor do I, nor I like it, no improvement. सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. She did not like the movie, nor I did. तो इस पर्टिकुलर फ्रेज में मिस्टेक बताइए और हमको उसको रीफ्रेज करना है करेक्ट वन के साथ. कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, ये हमने स्पॉटिंग एरर में भी एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो. इसमें कौन सा एक रूल अप्लाई होता है? रूल ऑफ इन्वर्जन. रूल ऑफ इन्वर्जन यूज होता है. रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा? डिड है यहां पर, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई. अब रूल ऑफ इन्वर्जन कहां यूज होता है ये भी मैंने बताया था. ध्यान से सोचो, रूल ऑफ इन्वर्जन हम कब यूज करते हैं? जब हमारे सेंटेंस में या स्टेटमेंट में हमारे पास नेगेटिव एक्सप्रेशंस जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे नॉर, नेवर, हार्डली. इस टाइप के नेगेटिव कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स में हम क्या यूज करते हैं? रूल ऑफ इन्वर्जन. मतलब वर्ब को हम पहले लेते हैं और सब्जेक्ट को हम बाद में लेते हैं. ठीक है, तो यहां पे वर्ब को हमने पहले लिया, यानी कि डिड को पहले लिया और सब्जेक्ट को बाद में लिया. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा है? नॉर डिड आई. ए ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा है. लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शंस को भी पॉन्डर करें, नॉर डू आई, तो यहां पर भी तो सेम चीज है. पर ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे डू आ रहा है. डू क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पे बात हो रही है पास्ट टेंस की. तो ये ऑलरेडी एलिमिनेटेड है. नॉर आई लाइक इट. नॉर आई लाइक इट, यहां पे ये रूल ऑफ इन्वर्जन को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है. नो हेल्पिंग वर्ब इज देयर. सो अगेन इनकरेक्ट. नो इंप्रूवमेंट इज ऑलरेडी रॉन्ग, क्योंकि ये इनकरेक्ट है ओरिजिनल वन. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो रूल ऑफ इन्वर्जन अगर आपको पता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके, एंड योर आंसर इज ए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही डिसलाइक्स हिज वर्ड, इजंट ही? अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है. किससे? क्वेश्चन टैग से. क्वेश्चन टैग का क्या रूल होता है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज होगा. यहां पे ही डिसलाइक्स हिज वर्ड क्या है? सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है, और ऑब्वियसली नेगेटिव ही क्वेश्चन टैग हमने यहां पे यूज किया है, पर जो क्वेश्चन टैग यूज किया है वो इनकरेक्ट है. करेक्ट कैसे पता लगाएंगे? यहां पे क्या दे रखा है? डिसलाइक्स दे रखा है. डिसलाइक्स क्या है? डिसलाइक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. वी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पे यूज हो रहा है. कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब बता दो मुझे जरा से. सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डू और डज, है ना? डू और डज ही होते हैं. तो अब क्या हो रहा है यहां पर? तो हमें डू और डज से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन टैग आना चाहिए. लेकिन अब कैसे पता पड़ेगा? यहां पे क्या दे रखा है? ही दे रखा है. ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा. सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज. डज का नेगेटिव क्या होता है? डजंट. ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए? डजंट ही. All these are wrong. Got it? And your answer is C. ठीक है,
इस टाइप से हम क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Anyone interested in the use of computer can learn if you have access to microcomputer. Now, if you understand, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है लर्न करने के लिए, तो उसके पास किसका एक्सेस होना चाहिए? माइक्रो कंप्यूटर का. ठीक है, पर इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो पार्ट है इसमें कुछ मिस्टेक है. व्हाट इज द मिस्टेक? Let's see. If one has access to, if access is available to, by access to, from access to. अगर हम यहां से स्टार्ट करें, डी वाले पार्ट से स्टार्ट करें, एलिमिनेट वाला ऑप्शन देखते हैं. फ्रॉम एक्सेस टू मतलब जनरली रिजल्ट बताता है कि फ्रॉम एक्सेस, इस एक्सेस से ये मिल जाएगा. सो यहाँ पे ये कोई रिजल्ट, यहाँ पे कोई रिजल्ट बेस्ड काम नहीं हो रहा है. तो फ्रॉम एक्सेस टू डजंट फिट. बाय एक्सेस टू, again it is wrong to say anyone interested in the use of computer can learn by access to microcomputer. थोड़ा सुनने में क्या लगता है हमें, राइट लग रहा होगा, बट दिस इज अगेन इनकरेक्ट. ठीक है, बाय एक्सेस टू यहां पे गलत बता रहा है. और एक और चीज की मिस्टेक है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ध्यान से देखो. इफ एक्सेस इज अवेलेबल टू, जनरली हम अवेलेबल टू किसको बात करते हैं? पर्सन्स की बात करते हैं. द वाईफाई इज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ा ना यूजर बेस्ड हो जाएगा. सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट. इफ वन हैज एक्सेस टू, करेक्ट है. क्यों है? लेट्स सी हियर. यहां पे क्या दे रखा है? एनीवन एज अ सब्जेक्ट दे रखा है. ठीक है, एनीवन क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है. दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. बट अगर हम फ्रेज में देखें, इफ यू हैव एक्सेस, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है? यू दे रखा है. यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन है ना. तो यहां पे क्या हो रहा है? इनकंसिस्टेंसी सेट हो रही है कि कोई भी कंप्यूटर सीख सकता है अगर तुम्हारे पास माइक्रो कंप्यूटर का एक्सेस है. तो कैसा लग रहा है सुनने में? गलत लग रहा है. कोई भी कंप्यूटर सीख सकता है अगर उसके पास माइक्रो कंप्यूटर का एक्सेस हो तो. ठीक है, तो यहां पे हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन की ही नीड है. इस पर्टिकुलर यू की जगह कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन की हमें नीड है, तब जाके प्रोनाउन की जो कंसिस्टेंसी जो गलत हो रही है वो सेट हो पाएगी. ठीक है, यहां पे इनकंसिस्टेंसी सेट हो रही है, तो यू हैव टू मेक इट कंसिस्टेंट. हाउ? यू की जगह हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा दे रखा है? वन दे रखा है. ठीक है, तो ये प्रोनाउन कंसिस्टेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन था. यहां पे इधर इंडेफिनिट है और वहां पे पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये इनकंसिस्टेंसी सेट हो रही है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. एंड योर आंसर इज ए. Got it? Let's move to next question. Today, this is a totally different world than we have seen in the last decade. Than what we have seen, than we have seen, from what we have seen, from what we seen. Now, please understand the sentence कि यहाँ पे क्या हो रहा है? Today, this is a totally different world than we have seen. अगर हम than we have seen की बात करें तो यहाँ पे ये कंपैरिजन की बात हो रही है. than कब यूज होता है? than कंजंक्शन जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं? कंपैरिजन की. लेकिन यहाँ पे कोई कंपैरिजन की बात नहीं चल रही है बच्चों. यहाँ पे टू डिफरेंट रियलिटीज को कंपेयर नहीं करें, सिर्फ टू डिफरेंट रियलिटीज को या टू डिफरेंट एक्सपीरियंस को हम यहाँ पे बता रहे हैं. कंपैरिजन किस में होता है? क्वालिटीज में, अमाउंट्स में, डिग्रीज में. सो देयर इज नो कंपैरिजन हियर. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट रियलिटीज और एक्सपीरियंस जो पुराने लोग फेस करते थे और अब नए लोग फेस कर रहे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट than we have seen, this is completely wrong. तो than तो नहीं आएगा. Let's see then. Then time के लिए यूज होता है. Then we have seen, right? So this is used for time. Again, doesn't fit. From what we have seen or from what we seen. अगर हम डी वाले की भी बात करेंगे तो ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है, पर एक डिफरेंस है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है.
ये ग्रामेटिकली गलत है। हम सीन यूज कर रहे हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ हैव या हैज जैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे नो हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एंड योर आंसर इज फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन। ये एक स्टैंडर्ड करेक्ट फ्रेज है टू डिस्कस द टू डिफरेंट रियलिटीज, राइट? So your answer is C. Understood? Let's move to next question. Except for you and I, everyone brought a present to the party. मतलब तुम्हारे और मेरे अलावा सब प्रेजेंट लेकर आए थे पार्टी के अंदर। अब यहां पे क्या हो रहा है? Except for you and I. You and I. I और you क्या है? प्रोनाउन है। आई कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव हम यूज कर रहे हैं यहां पे, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है ये, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। तो क्या हो रहा है, हमें क्या बोलना है कि तुम्हारे और मेरे अलावा यहां पर सब प्रेजेंट लेकर आए हैं। तो हम यहां पर सब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्टिव केस ही हमें यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। देखो, अब ये ऑप्शन भी हो सकता है एक्सेप्ट फॉर मी एंड यू, ये भी बच्चे बोल सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है मैम, पर ये क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं क्योंकि ये ऑर्डर ही गलत है। क्यों ऑर्डर गलत है? जनरली प्रोनाउन का ऑर्डर चलता है 2, 3, 1 से। सेकेंड पर्सन पहले आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। यहां पे तो हमने फर्स्ट पर्सन पहले कर दिया और फिर सेकेंड पर्सन किया है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया, इसका ऑर्डर ही करेक्ट नहीं है, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट गलत है क्योंकि ओरिजिनल फ्रेज ऑलरेडी करेक्ट नहीं है। विद द एक्सेप्शन ऑफ यू एंड आई, अब एक्सेप्शन ऑफ तो फिर भी ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, बट अगेन यू एंड आई में दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए, एलिमिनेटेड। एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। तो हमें ऑब्जेक्टिव केस से देखना पड़ेगा, यहां पर यू एंड मी लगता है, यू एंड आई नहीं लगता है, यू एंड मी ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज C. Understood? Okay. Now we are going to start with voice transformation. ठीक है? Active, passive, passive to active. Voice transformation के कुछ rules होते हैं जो I would encourage कि आप लोग लिख लीजिए या screenshot ले लीजिए. Okay. Tips and tricks to solve voice transformation based active passive based questions in BitSat. Let's see. Identify the tense of the sentence. Voice transformation depends upon the verb tense. सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेंस को आइडेंटिफाई करो। मतलब आपको टेंस की थरो नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप टेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि टेंस सिंपल प्रेजेंट का है या पास्ट कंटिन्यूस का है या, ठीक है, या सिंपल फ्यूचर का है, व्हाटएवर। यू शुड आइडेंटिफाई द टेंस। नेक्स्ट, लोकेट द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपको ये तीनों चीजें लोकेट करनी पड़ेगी कि ये पार्ट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। अब पैसिव वॉइस पैटर्न पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल दैट इज वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड कि बाय की जगह हम दूसरा प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन दी वर्ब। कौन कौन से वर्ब होते हैं जो टू प्रीपोजिशन भी फॉलो करते हैं, राइट? बट जनरल केस में हमेशा बाय यूज होता है। और अब वी थर्ड फॉर्म, इधर देखो, हमेशा ध्यान रखो जब भी हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमें यूज करना है। दिमाग में बिठा लो ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फॉर्म ऑफ बी मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब, डिपेंडिंग अपॉन दी टेंस यू आर यूजिंग इन द क्वेश्चन, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में क्या टेंस दिया गया है उस पे डिपेंड करेगा आपका हेल्पिंग वर्ब को यहां पे यूज करना।
नेक्स्ट, स्विच द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रोल्स व्हेन चेंजिंग द वॉइस एक्टिव टू पैसिव। जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें? सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा और ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। जनरल केस क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और सब्जेक्ट एट द बैक इट विल गो। तो स्विच कर दो रोल्स को, इंटरचेंज कर दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। मेक श्योर द ट्रांसफॉर्म सेंटेंस कन्वेज द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस है या जो कन्वर्टेड सेंटेंस है वो सेम मीनिंग ही कन्वे कर रहा है जो ओरिजिनल वन हो रहा है। ये नहीं कि मीनिंग चेंज हो जाए। सो मेक श्योर उसका टेंस और उसके हेल्पिंग वर्ब्स जो आप यूज करोगे वो बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, सेम मीनिंग प्रोवाइड करें। अंडरस्टूड? ऑलराइट, नाउ टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन पैसिव वॉइस आप लोग लिख लीजिए इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने टेबल प्रोवाइड करी है कि सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस का क्या फॉर्म होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर में। सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट बाय हार्ट। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चंस। डायरेक्शन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करना है कुछ सेंटेंस को। They will complete the project by next week. Now this is an active voice. You have to convert the passive voice. तो सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट रूल हमारा क्या है? They will, मतलब क्या है ये? सिंपल फ्यूचर का क्वेश्चन है। अब सिंपल फ्यूचर का क्या फॉर्मूला होता है पैसिव के अंदर? What is the formula? Will be plus V3 फॉर्म। तो यहां पे देख लो किधर विल बी दे रखा है, ये पता होना चाहिए रूल के हिसाब से। कहां पे दे रखा है? द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम बाय नेक्स्ट वीक। यही होगा कन्वर्जन, करेक्ट? ये हमको हमारा आंसर मिल गया। लेकिन अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मांगोगे तो देखो मैं ऐसे समझाऊंगी इसको। यहां पे क्या दे रखा है? हमारा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे है। इंटरचेंज कर दो, पहले तो द प्रोजेक्ट आ जाएगा। देख लो इस क्वेश्चन में, समझ लो कैसे करेंगे। सबसे पहले द प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, दैट इज प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब विल बी। अब हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का क्या होगा? कंप्लीटेड। अब क्या आएगा? बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर टाइम, इफ इट इज गिवन। इस केस पे गिवन है तो हमने यूज किया है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम बाय नेक्स्ट वीक एंड योर आंसर इज अंडरस्टूड। यहां पे आपको एलिमिनेशन वगैरह किसी भी प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होना है। सिंपली अगर आपको रूल पता है, आपको अगर कोर रूल्स पता है यहाँ पे, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और जैसे ही आंसर मिले हमको कुछ और सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डू नॉट वेस्ट ऑन टाइम एलिमिनेटिंग और रूलिंग आउट द ऑप्शंस हियर इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। फटाफट रूल याद है, आंसर यही मिल गया, विल भी आ रहा है कहां पर, टाइम वेस्ट नहीं करो। ऐसे होता है मैनेज टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी आपको कैसा लगता है? व्हेन यू आस्क प्लीज हेल्प मी, व्हाट डू यू फील? रिक्वेस्ट, आप किसी से क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो जब भी बच्चों एक्टिव और पैसिव में रिक्वेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। सिंपल फॉर्मूला होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस प्लस वर्ब जो आगे यूज होएगा। ये अगर आपको पता है कि रिक्वेस्ट बेस्ड में होएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देख लो, यू वर रिक्वेस्टेड टू, यू वर आएगा यहां पर। प्लीज हेल्प मी हम बात कर रहे हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे तो आर ही आना चाहिए, तो ये गलत है। यू आर बीइंग, अगेन रॉन्ग। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दिख गया आंसर यहीं पे ही। टेंस भी देख लिया आप लोगों ने, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज और आर आएगा, यानी कि आर ही आना चाहिए। आर वाला यहाँ पे हमें मिल रहा है, हमने सी मार्क कर दिया, हमको हमारा आंसर सी मिल गया है। आगे बढ़ना है और कुछ सोचना ही नहीं है, अगर रूल्स याद है तो, बताया है मैंने ये बात। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, डिड द कमिटी अप्रूव द न्यू पॉलिसी? इंटेरोगेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिड को देखेंगे। यहां पे डिड आ रहा है। डिड कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं पैसिव वॉइस में? वॉज और वर। तो डिड की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डिड द कमिटी अप्रूव द न्यू पॉलिसी, मतलब ये क्या है? सिंगुलर है, तो हमें यहां पर वॉज यूज करना पड़ेगा। देखो कहां से वॉज से स्टार्ट है। Was the new policy approved by the committee? डायरेक्ट बी आंसर मार्क करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे सोचना ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ टेंस आइडेंटिफाई करो, देखो कौन सा हेल्पिंग वर्ब एप्ट बैठ रहा है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इजीली। एंड योर आंसर इज बी। अंडरस्टूड? लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। The inadequate rainfall adversely affected the crop. Adversely affected the crop. देख लो यहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई करो, कौन सा टेंस है ये बता दो। सिंपल पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट का है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या होते हैं वो वर्ब, इसके हेल्पिंग वर्ब फॉर्म्स? वॉज और वर। तो देखो, द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल, यही होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। द इनएडिक्वेट रेनफॉल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और अफेक्टेड हमारा क्या है? वर्ब है। तो पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे द क्रॉप, फिर वॉज यूज करेंगे ना। एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल, हमको हमारा आंसर यही मिल गया है, आगे बढ़ने की हमें जरूरत है ही नहीं, यही सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट करोगे वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अगर आप और ऑप्शंस देखने बैठ गए तो आपका टाइम वहीं इन्वेस्ट हो जाएगा। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इतना टाइम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। जहां आंसर मिल रहा है रूल के थ्रू वहीं मार्क करके आगे बढ़ो, बस खत्म। एंड योर आंसर इज ए। वेरी सिंपल। चले एक और करते हैं। Do not insult the weak. Do not insult the weak. Shut the door. Switch on the fans. किस टाइप का टोन लग रहा है सेंटेंस के अंदर? ऑर्डर का, ऑर्डर गिविंग। आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, राइट? तो ऑर्डर का एक पैसिव फॉर्मूला होता है, दिमाग में बैठा लो। क्या है फॉर्मूला? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला है। कैसे? डू नॉट, लेट हमारा लेट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? द वीक, लेट द वीक। अब नॉट आ रहा है तो हमने यहां नॉट यूज किया। बी आएगा इंसल्टेड, वर्ब थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। किसमें दिख रहा है ये आंसर? लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। हमको हमारा आंसर यही मिल गया है, ये फॉर्मूले से हमको हमारा आंसर मिल गया। दिमाग में बिठा लो, रट लो इस फॉर्मूले को कि ऑर्डर वाले पैसिव फॉर्म में ये पर्टिकुलर पैटर्न यूज होता है। दिस इज द सिंटेक्स। अंडरस्टूड? एंड यू गॉट योर आंसर, एंड योर आंसर इज ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब आपके हैं टेक अवेज। क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में? फर्स्ट, ग्रामर इज द हार्ट ऑफ सच क्वेश्चंस, सो मेक योर ग्रामर स्ट्रॉन्ग। मैंने पहले भी कहा था आपका स्ट्रॉन्ग पिलर क्या है? ग्रामर। तो अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। दिस इज द हार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, लर्न एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन चेंजिंग द वॉइस। अभी भी बोले ही जा रही हूं,
अगर आपको रूल याद है तो आप इजीली बिना टाइम वेस्ट करे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द ओनली की। सो एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, राइट? एंड प्रैक्टिस।